जय संविधान। देखिए, आज मैंने एक युवा ऐसे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिनको मैंने बहुत सारे टेलीविजन डिबेट्स में देखा है और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो निर्भीक हो, निडर हो और आज के जो राजनीतिक परिवेश हैं उसका सामना कर सके। और जो हमारी समाजवादी एक समावेशी समाज की संरचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी ने जिसकी कल्पना की थी, वो फलीभूत हो। तो मैं बहुत प्रभावित था मनोज जी से, तो इसलिए आज मैंने उन्हें आमंत्रित किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। मनोज जी, असल में हमारी पीढ़ी बहुत ज्यादा व्यथित थी इस बात से कि शुरू में तो हमने देखा कि हमारे देश के अंदर जो समाजवादी विचारधारा थी, गांधीवादी विचारधारा थी, वो फलीभूत हुई और ये गोडसेवादी बहुत दिन से कोशिश करते रहे कि गांधीवाद को हरा दें। हमने तो जवानी में वो नहीं होने दिया, लेकिन चलिए, इधर 15-20 साल से वो बड़े मजबूत हो गए। उन्होंने एक तो आतंक और भय के माहौल में समाज को डराया और दूसरा एक ऐसे हिंदू राष्ट्रवाद की बात की जो वास्तविकता में बिल्कुल फर्जी थी, लेकिन लोग चलिए उनके झांसे में आ गए। बहुत दिनों तक ये चलता रहा, लेकिन इस समय जो मुद्दे हैं, देश के सामने मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश के सामने मुद्दे हैं, उसमें एक तो हमारी जो 85% पॉपुलेशन है, जो कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का बहुत ज्यादा सम्मान करती है, उन्हें अपना इष्ट मानती है और उनका मंदिर बनाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने योगदान दिया था और ये समझा था कि हमारे सपने शायद पूरे होंगे। एक तो बहुत ज्यादा व्यथित है कि उसके अंदर जो चोरी हुई, डकैती हुई, और ये सारी चोरी डकैती वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी वालों ने की और उसको भी पर्दा ढकने का प्रयास हुआ। इसके बाद हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, सारे पेपर लीक हो गए और पता चला कि आरएसएस वालों ने पूरी शिक्षा प्रणाली पे कब्जा कर लिया है और वो केवल आरएसएस बीजेपी के बैकग्राउंड के लोगों को बिठाने के लिए, पैसे वालों को बिठाने के लिए उन्होंने परीक्षा को लीक कराया और गरीब और मध्यम वर्ग को परीक्षा में आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक दिया। और तीसरा मुद्दा जो बहुत ज्यादा आज के तारीख में जनता को परेशान कर रहा है, वो जो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया जा रहा है 20%, उससे लोगों को परेशानी है। उनका एवरेज कम हो गया, उनके माइलेज कम हो गई। एक तो इनकम नहीं बढ़ रही और माइलेज कम हो गई है। लेकिन ये जो अभी जंतर मंतर में कार्यक्रम हुआ और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश पे हुई, तो हमारी ये युवा पीढ़ी जेनजी ने अभिमन्यु की तरह ये कौरवों के चक्रव्यूह में घुस तो गया और उसने उस चक्रव्यूह को तोड़ भी दिया और देश को एक आशा भी दी। पूरे विश्व ने देखा हमारे जेनजी ने कैसे उन्हें ललकारा और हराया। लेकिन उसके बाद जब ये आंदोलन वापस हुआ, हम देख रहे हैं हर जगह, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, ये बच्चों को जो आंदोलन में गए थे, इनको बीजेपी के गुंडे पीट भी रहे हैं, पुलिस भी पीट रही है, उन्हें आतंकित कर रही है, उन्हें डरा रही है और जो हमारे असली मुद्दे हैं उसको भटकाकर बच्चों को फिर डर के माहौल में वो ढकेलना चाहती है और वो चाहती है कि वही तानाशाही प्रवृत्ति रहे कि भय का एक माहौल बने और लोग हिम्मत न करें। बच्चों ने कर तो दिया था, चक्रव्यूह में घुस तो गए थे, अब निकलेंगे कैसे और चक्रव्यूह को तोड़ेंगे कैसे, ये असली मुद्दा है। तो इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया। आप युवा हैं, मैंने आपकी निर्भीकता का कायल हूं। कई बार मैंने डिबेट में देखा है आपने कैसे वीरता से इन गुंडों का मुकाबला किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी जेनजी है, जिसने रास्ता खोल दिया है, इनकी मदद के लिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे देश को फिर इस गोडसेवाद से गांधीवाद की तरफ कैसे ले जाएंगे? क्योंकि अगर ये लोग अब फिर सफल हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर ये गोडसेवादी इसमें जीत गए तो हमारा आखिरी किला ढह जाएगा और उसके बाद गुंडागर्दी, ये पेपर लीक और चोरी और डकैती, ये सब चलती रहेगी। तो इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मनोज जी कि आप लोगों की क्या चक्रव्यूह है, क्या रचना है, क्या जमीनी हकीकत को आप देख रहे हैं और कैसे इसका मुकाबला करेंगे? जैसे गांधीवाद जीते, लोहियावाद जीते और ये गोडसेवादी हारे, इसके बारे में मनोज जी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, नमस्कार निखिल जी। ये बात अखिल जी माफ करिएगा, मैं आपने मेरे लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मैं जो समाजवाद है, समाजवाद जो संविधानवाद है, वो कभी पराजित ना हो। उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, ये बात सभी को मालूम है। मैंने
कई सारे लोगों को देश में देखा है जो इस सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज करता है या डरता नहीं, तो उसको ये तोड़ने का काम करते हैं। मेरे खिलाफ भी विगत 1 साल में कम से कम 3-4 मुकदमे लगाए इस सरकार ने, फर्जी तरीके से मुझे जेल भेजा। लेकिन वो कहते नहीं कि साँच को आँच नहीं, अगर आप अपने कर्मों से सही हैं और आपका कहीं भी कोई गलत उस तरह का नहीं है, तो फिर ईश्वर भी आपकी मदद ही करेगा। तो ठीक है कि कहते नहीं कि जब अंधेला छटना होता है तो थोड़ी देर के लिए अंधेला होता है, लेकिन उजाला आ ही जाता है। तो ये लोग जो गोडसेवादी लोग बैठे हैं, इनको बहुत अखरते हैं हम, और आज से नहीं, कम से कम 5-7 साल हो गया। वो जब मैं उनसे तीखा सवाल पूछ लूं या उनको मैं तीखा जवाब दे दूं, तो उनको ऐसा लगता है। उसके कई सारे ऐसे आयाम आए जो मुझे चुकाने भी पड़े, और मुझे लगता है भविष्य में भी चुकाने पड़े। बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी के मेरे सामने डिबेट नहीं करते हैं, वो आते नहीं हैं। कई 1.5 साल से लगभग मुझे बैन कर रखा था कि वो अब मनोज यादव के सामने बीजेपी अपना प्रवक्ता नहीं भेजेगी। मैं तो सिर्फ जवाब देता हूँ, और वो आदत नहीं है मेरी उस तरह की कि मैं उनसे बक-बक करूँ, लेकिन हाँ, जो सटीक जवाब होता है वो देने का प्रयास करता हूँ। अब मैं आज के मुद्दों पे आता हूँ। गोडसे के चाहने वाले हैं, जो प्यार करने वाले, सदैव ही ऐसे रहे। इन्होंने महात्मा गांधी को हराने का प्रयास किया। इन्होंने देश में जो हम भारत माता जिनको कहते हैं, उनकी बेड़ियों को जकड़ने के लिए और मजबूत करने का काम इन्हीं गोडसेवादियों ने किया था। आज ये देश के बड़े राष्ट्रवादी बन रहे हैं। इनसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं है, इनसे बड़ा कोई देश को चाहने वाला कोई नहीं है। इस तरह की बातें ये लच्छेदार इनके पुरखे भी करते आए, ये भी कर रहे हैं, और इनकी जो आने वाली पीढ़ी वो भी करेगी। ये जैसे वो नकली बनावटी घी नहीं आजकल मार्केट में मिलता है, ठीक उसी तरह ये नकली बनावटी देशभक्त हैं, जिसमें दिखने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो नकली घी में वो खुशबू नहीं आती है, उसमें ताकत नहीं होती। ठीक उसी तरह इनमें भी ना तो कोई खुशबू है और ना ही कोई ताकत है। मैं एक आज के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर ये रियल में राष्ट्रभक्त होते, इनके लिए देश सर्वोपरि होता, तो मेरी जो बात कही जा रही है, इससे बड़ी दूसरी कोई बात आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे नहीं लगता कही जा सकती है। अमेरिका ने भारत के साथ कैसा व्यवहार किया विगत दिनों में, ये बात सबको पता है। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की जगह होता, आप होते, या कोई समाजवादी विचारधारा का या महात्मा गांधी जी की विचारधारा का व्यक्ति होता, तो वो अपना पद त्याग देता, लेकिन देश पे आंच नहीं आने देता। जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे देशवासियों को बेड़ियों में जकड़ कर जहाज से भेजा, और उनके हाथ पैरों में जंजीरें सलाखें बनी हुई थी जिस तरीके से, और जहां प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, और सिर्फ एक व्यापारी के लिए, पूंजीपति व्यापारी को बढ़ावा देने के लिए, और प्रधानमंत्री जी खामोश रहे, और इनको 50 बातें उस व्यक्ति ने सुनाई। टैरिफ को तो एक बहाना था, रियल में भारत की अस्मिता को तार-तार करना था अमेरिका को, और दुनिया को ये दिखाना था कि मैं अमेरिका हूँ, मेरे सामने ना कोई भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, या जो सबसे बड़ी आबादी को रखता है, या जिसके पास सबसे बड़ा बाजार है, वो भी मेरे सामने जीरो है। मैं होता अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह, या मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति समझदार या राष्ट्रभक्त होता, तो वो तत्काल अपनी सरकार से इस्तीफा दे देता। इसके बाद क्या होता? आपके लिए अडानी महत्वपूर्ण था, प्यारा था। दूसरी सरकार जो बनती उसके लिए अडानी थोड़ी नहीं महत्वपूर्ण था, और ना उसके लिए कोई बहुत उसको प्यार था। वो तो आपको फंडिंग करता है, आपको वो आपकी सरकार चलाने के लिए, आपको सांसद विधायक खरीदने के लिए, आपको चुनाव लड़ने के लिए, आपको मौज और ऐश आराम की जिंदगी जिलाने के लिए अडानी था ना। देशवासियों के लिए थोड़ी नहीं अडानी था। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका हमको कुछ कह पाता, लेकिन इन संघियों को सदैव ही अपमान सहने की आदत है। घुटनों पे बैठ के माय लॉर्ड कहने की आदत है। इसीलिए अखिल जी, उन्होंने इस्तीफा देना उचित नहीं समझा, अपितु भारत माता का अपमान, और जो भारत का पूरी दुनिया में एक वर्चस्व था, जिसको कैप्चर किया था इन संघियों ने, और ये कहा था कि हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पीआर करके लोगों को, मीडिया को सब अपने पक्ष में करके जो बताने की कोशिश कर रहे थे, वो मास्टर स्ट्रोक नहीं था। मास्टर स्ट्रोक ये होना चाहिए था, खबरें अगले दिन पूरे विश्व के मीडिया में ये चलनी चाहिए कि भारत नहीं झुका अमेरिका से के सामने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से दिया इस्तीफा।
तब होता राष्ट्र प्रेम, तब दिखता भारत के प्रति लगाव इन संघियों का। लेकिन ये अवसर ना आपने अपने इतने लंबे जीवन में देखा होगा, और ना मेरा जो बचा जीवन है हम ये देखने का अवसर कभी प्राप्त करेंगे, क्योंकि संघियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ भारत माता का, इस देश का सिर्फ अपमान हो सकता है, सम्मान कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। ये बातें आपको आज तक नहीं, मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति ने डिबेट में इस तरह की बातें कही होगी। ये मैं जीता हूं, इस बात को हर पल सोचता हूं अखिल जी कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए देश बड़ा होता है। जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है राष्ट्रभक्ति का, जिसको कोई नहीं मालूम है कि भारत माता क्या है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अगर उससे भी कान में जाके कहोगे कि देश के आन बान शान की जरूरत है, आपका योगदान चाहिए, तो वो अपना योगदान चाहे 1 पैसे के रूप में वो दिया हो, चाहे 10 रुपए के रूप में देगा, या अपनी शक्ति, अपनी साहस, अपने अदम्य शौर्य के रूप में देगा। क्यों, याद करिए आप, आपको तो अच्छे से याद होगा, मैंने तो सुना है सब। मैं बहुत छोटा था कि देश को दिक्कत थी, तो इस देश की औरतों ने अपने सोने उतार के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दे दिया कि देश को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देश का अपमान नहीं होना चाहिए। तो वो अवसर आपको देखने को मिला, ऐसे प्रधानमंत्री देखने को मिला। जब अमेरिका ने कहा हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, तब इस देश की प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको कहा जाता है कि वो दुर्गा का रूप थी। उन्होंने कहा 7वां ने 17वां भेज दो, भारत झुकेगा नहीं और ना भारत आपकी बात को मानेगा। वो लोग थे राष्ट्रभक्त, वो, उनके लिए देश सर्वोपरि था। ये पूंजीपति 2 कौड़ी के, इनको क्या मालूम है कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। इनके पुरखों ने इनको लेगेसी के रूप में दिया भी तो नहीं है। अगर दिया होता तो ये लेगेसी लेके चलते। हम आप के पुरखों ने वो लड़ाई लड़ी है। मेरे पिताजी खुद लोकतंत्र सेनानी रहे हैं। ठीक है, वो दौर कोई हो सकता था कि कांग्रेस के साथ लड़ाई थी, इमरजेंसी लगी, उसके बावजूद वो लड़े। तो मैं एक छोटे से किसान के घर का बेटा, और वहां से लड़ाई लड़ने वाले लोग हम हैं, और वो लड़ाई लड़ते 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 सारी पीढ़ियां लड़ गई, लेकिन इन संघियों की लड़ाई कभी नहीं हुई, और ना ये कभी लड़ेंगे, ना इनका इतिहास इस तरह का है। तो मैं इतना जानता हूं कि चाहे वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का चढ़ावा चोरी हो, चाहे बच्चों का जिस तरह से भविष्य बर्बाद करने का हो, एक नेक्सस है। ये नेक्सस है, ये सोचता है कि ये देश बर्बाद कैसे हो। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इस देश के सारे शैक्षिक संस्थानों पे आरएसएस ने अपना कब्जा कर लिया है। ये बिल्कुल सत्य है, वो अटल बिहारी वाला सत्य नहीं है। ये सूरज पूरब से निकलता है, ये जिस तरह सत्य है उसी तरह ये सत्य है। वो अटल सत्य आजकल बहुत चलता है भाजपाइयों के मुंह से, तो मैं उस अटल सत्य को किनारे करता हूं, क्योंकि माफीनामे पे दस्तखत करने वाले वो भी हैं, गवाही देने वाले वो भी हैं। मैं ज्यादा घसीटना नहीं चाहता, जो दुनिया से चला गया उसके बारे में क्या कहना, और वो चारित्रिक रूप से कितने अच्छे थे, जो जिसका बखान उन्होंने स्वयं किया है, वो भी बात मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। आपका अनुभव इतना बड़ा है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और दर्शक भी। लेकिन आप सोचिए कि अगर रियल में ये राम भक्त होते तो लीपा पोती ना करते। मैं कहता हूं एक शब्द की, आपने रूह अफ़ज़ा शरबत सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक सुनी होगी, बहुत पेय पदार्थ सुने होंगे। एक बेशर्मी का शरबत होता है, ना आपने पिया होगा ना मैंने पिया। ये भाजपाइयों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट होता है, बेशर्मी का शरबत, बेशर्मी की चादर। ये सब भाजपाई और संघियों के लिए बनी। इन लोगों ने प्रभु श्री राम को लूट लिया, उनके धन को लूट लिया, सोने चांदी को लूट लिया, और इन्हें कोई डर नहीं। ना धर्म का डर, ना ईश्वर का डर, ना ईश्वर की उस परम सत्ता का डर, ना उस ताकत का डर, कोई डर नहीं है। इसका मतलब इन्होंने इस देश को ये बता दिया कि ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईश्वर होता है, ना ईश्वर शक्तिशाली होता है, और ना वो शक्तिमान है। ये बात संघियों ने प्रूव कर दी। मुझसे एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि आरएसएस नास्तिक है, तो मैं हंसा और मन में सोचा कि ये मेरे सामने कोई बड़बोला व्यक्ति बैठा है जो इस तरह की बात कह रहा है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ये रिएक्शन था। उसने कहा आरएसएस नास्तिक है, तो मैंने कहा ये क्या बता रहे हैं। मन में मैंने अपने आप से सवाल पूछा, और जो चिंतन करता है वो अखिल जी अपने से ही सवाल पूछता है सबसे पहले। उसने कहा आरएसएस नास्तिक है, तो मैं बड़ी देर तक सोचता रहा। मैंने कहा मेरे सामने ऊंची ऊंची बात करने का आदत है,
लेकिन उसके बाद ये घटना घटी कि प्रभु श्री राम का चढ़ावा चुके। उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि आरएसएस के कार्यालय में किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं। नागपुर का कार्यालय, वहां कोई मंदिर नहीं है। वो मंदिर की पूजा, वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वो नास्तिक है। रियलिटी है, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि आरएसएस नास्तिक है। उसने बताया मुझे कि ये लोग जब जाते हैं, संघ वाले लोग, तो और बड़ी बात थी वो बात, मैं नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कि अगर आपके घर पे मंदिर बना, ढेर सारी मूर्तियां हैं, माँ दुर्गा की, भगवान कृष्ण की, सबकी मूर्तियां हैं, तो वो लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध करके कहते हैं कि आप सिर्फ एक झंडे का पूजन करिए, और भगवा झंडा जो आरएसएस के कार्यालय पे कई सालों तक, कई दशकों तक फहराया गया, उस झंडे की पूजा की बात कर। लेकिन प्रभु श्री राम एक मुद्दा था। आपको पता होगा कि 80 के बाद के उस दशक में उन्होंने कैप्चर किया उस मुद्दे को, पॉलिटिकल रूप से उस मुद्दे को कैप्चर करके, और उन्होंने अपने आप को बताया कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं, हम उनकी मर्यादा को मानने वाले। उन्होंने उनके पूरे उस व्यक्तित्व कॉन्सेप्ट को चोरी करके इस देश को मूर्ख बना के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सत्ता का भोग किया। आरएसएस पीछे खड़ा था, प्रधानमंत्री के रूप में वो आगे थे, और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी भी 3 बार से प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम को आगे करके। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्तेमाल जब प्रभु का राजनीति में कर लिया, तो उनके धन का इस्तेमाल राजनीति में क्यों नहीं करेंगे, ये बताइए मुझे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने छोटे छोटे लोगों को सजा दी, और वो भी सजा नहीं है, मैं अंदर की कहानी तो बिल्कुल अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मुझे कोई सूत्र बताए ना बताए, मेरा ईश्वर मुझे वो बातें बता देता है। उन लोगों को बड़ा पैसा दिया गया और ये कह के जेल भेजा गया कि आप लोग जाओ, आरोप अपने मत्थे ले लो, और देख लेना वो आरोप अपने मत्थे ले लेंगे। कल को वो कोर्ट के सामने जो गवाह कोई टिकेगा नहीं, वही सब है, तो कौन गवाही देगा, ये बताइए। वो चोरी की सजा कितने दिन की, आप ये बताइए। हम कह रहे हैं भी तो कितने दिन की सजा है? 7 साल के अंदर ही की सजा तो है उनको, उससे ऊपर की तो सजा नहीं है। तो छूट जाएंगे और उनको बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग उसमें बचेंगे। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 मार्च में शपथ के बाद असली प्रभु राम के चंदा चोर छोड़े नहीं जाए। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे नेता के अंदर ये बात है, यही तो उत्तर प्रदेश की जनता उनकी कायल है कि जो कहते हैं वो करते हैं। वही बात आदरणीय श्रद्धेय नेताजी में थी कि जो कहा वो किया। तो ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर, प्रभु राम के लुटेरे धन के छोड़े नहीं जाएंगे। अखिल जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब मैं आता हूं इन बच्चों पे, जिन बच्चों का भविष्य, मैंने कहा और आपने भी कहा कि इन्होंने संस्थानों पे कब्जा किया। मैं एक उदाहरण देता हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय का। लखनऊ विश्वविद्यालय की फीस में बेतहासा बढ़ोतरी की गई, बेतहासा। मैं भी उसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, और मुझे याद है मैंने जब ग्रेजुएशन किया था तो मेरी फीस मात्र 714 रुपए सालाना थी। 714 रुपए मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो 3 साल का आप जोड़ लीजिए, 7 का 7, 14, 7 तरीके 21, यही लगभग 2500 के अंदर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, 98 टू 2001 तक। आज बीए की और एलएलबी की फीस क्या है? 50,000 रुपए सेमेस्टर। आप कल्पना करिए, और कितनी फीस बढ़ाई है। 50,000 रुपए सेमेस्टर एलएलबी की है, और उससे लगभग लगभग मेरे ख्याल से 10-15 हजार के आसपास बीए की फीस कर। कौन सा गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा आज भी? वो सरकारी संस्थान है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो आरएसएस का सरस्वती बाल मंदिर स्कूल तो है नहीं वो, और ना वो कोई प्रॉफिट की संस्थान है कि उससे प्रॉफिट कमाया जाएगा। मुझे भी पहले नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि हो सकता है फीस बढ़ाई गई हो, महंगाई है, तमाम सारी चीजें होती हूँ इसलिए बढ़ाया गया। बाद को पता चला, एक बड़े व्यक्ति ने मुझे ये जानकारी दी कि मनोज जी, आरएसएस का खर्चा इन स्कूली संस्थान के फी बच्चों की फीस से निकाला जाता है। उनके 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था, उनके जहाज से उड़ने की व्यवस्था, आप उठा के देख लीजिए, सब आरएसएस के प्रोग्राम वहां कराए जाते हैं। आने जाने का खर्चा, खाने का, रहने का, और पॉकेट में रखने का, सब कुछ व्यवस्था इन बच्चों के
फीस से दी जाती है। तो ये तो छोटे काम है, ये तो छोटे छोटे काम है। बड़े काम तो दूसरे हैं भाई। सांसद खरीदना है, विधायक खरीदना है, बिल्डिंग बनानी है, दिल्ली में आरएसएस का 5-7 स्टार होटल बनाना है, तो उसके लिए तो पर्चा ही लीक कराना पड़ेगा ना। फीस से थोड़ी नहीं काम चल पाएगा। तो वो बहुत स्मार्टली तरीके से अपने लोगों की एंट्री भी करा लेते हैं परीक्षाओं में आरएसएस के लोग, और दूसरा, लीक से जो पैसे की कमाई होती है उस पैसे को आराम से अपने कामों में, पॉलिटिकल कामों में, देश को बर्बाद करने के कामों में लगाया जाता है। तो बीजेपी को, जिस कहते नहीं है, एक कहावत है कि जिधर से खोलोगे उधर से ही नग्न दिखाई पड़ेगी बीजेपी आरएसएस। आज की परिस्थितियों में लगभग लगभग वही स्थिति है। लेकिन जैन जी ने कमाल कर दिया, जो राजनीतिक दल नहीं कर पाए, जिनको पता नहीं कि हो सकता है किसी की कुछ मजबूरियां हो, किसी की कुछ मजबूरियां हो, एक दल आंदोलन करता हो तो दूसरा दल चुप बैठ जाता हो, या सब एक साथ आके इस तरह सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैन जी का क्या था, क्या ले लोगे उनके, उनके पास नौकरी पहले से नहीं थी, वो नौकरी के लिए वैसे ही परेशान थे। उनके पास हथियार था, मोबाइल था, बताने की अपनी कैपेसिटी थी, हर बात को सहने की, समझने की, और वो वाकपटुता के साथ हर चीज का एक, कहते नहीं, प्रेजेंटेशन करने का उनका अलग सा तरीका इस देश की जनता को आज भी पसंद आ गया, और उन्होंने मजबूर कर दिया। बच्चे गए, बच्चों के माँ बाप भी गए, और इसके बाद राजनीतिक दल भी चले गए। आरोप लगता है, अच्छा, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के अलावा मुझे नहीं लगता है कोई पाप पुण्य का खेल तो होता नहीं, राजनीति आरोप प्रत्यारोप का खेल है। तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों को भी बातें सुननी पड़ी, लेकिन राजनीतिक दल जैसे ही आए इस सरकार को झुकना पड़ा, चूंकि राजनीतिक दल इस देश की पूरी स्तंभ की तरह खड़ी हुई वो दीवारें हैं जिनको इतनी आसानी से नहीं ढाया जा सकता। हमारे बच्चों की जीत हुई। लेकिन एक चीज है कि एक डर था इस देश में, जो आपने मेरे लिए दो शब्द कहे कि मैं नहीं डरता हूं। डरने वालों की संख्या ज्यादा थी और निडरों की संख्या कम थी। इस कारण से ये सरकार लगातार अत्याचार कर रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी। मेरे ख्याल से ये डर खत्म हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता 100% लोग भारत में आज इस सरकार से नहीं डरते, लेकिन रेशियो कमोबेश 50-50 के आसपास हो गया। विश्वास हो गया कि इस सरकार को हराया जा सकता है, इस सरकार को डराया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में के लिए मैं दावे से कह रहा हूं कि परिस्थितियां कैसी भी ये सरकार उत्पन्न करे, विगत 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद से अगर ये कह ले कि इन्होंने किसी तरह इन प्रकार ने पश्चिम बंगाल जीत लिया, उसके बाद से आप बता दो कि कोई भी ऐसा मुद्दा रहा हो जिसपे इस सरकार को बैकफुट पे नहीं जाना पड़ा। वहां भी हारे, क्यों हारे, कैसे हारे, किस तरह वो जीते, ममता जी क्यों हारी, वो अपनी जगह रिसर्च का विषय हो सकता है, उसमें जातियां हो सकती है, लेकिन फिर भी लड़े और खूब दम भर के लड़े। उत्तर प्रदेश में 2027 को लेके समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उसके पीछे एक रीजन, पश्चिम बंगाल का एसआईआर जो हुआ उस पे अभी भी तमाम सवाल है, क्योंकि 27 लाख लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी घटिया टिप्पणी आई कि इस बार 27 लाख लोग वोट नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगली बार डालेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नहीं। बिहार में भी कमोबेशी यही स्थिति थी कि जब वहां पे एसआईआर पे काम होना चाहिए तो वहां इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कह लीजिए, वो रैली करना शुरू कर चुका था, एसआईआर पे काम नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही तल्लीनता के साथ एसआईआर में काम किया है, और बहुत मजबूती से किया। आपको मैं एक बात बताऊं, जब लगभग 2,89,00,000 वोट काटा गया उत्तर प्रदेश, तो सबको डर लगा, सब वोटर लिस्ट लेके बैठ गए, खासकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी। ये लगा कि कैसे क्या हो, किस तरीके से इतना वोट कट गया। सब रिसर्च हुआ, कायदे से रिसर्च हुआ, तो डबलिंग वोट की भरमार थी उत्तर प्रदेश। डबलिंग ने ट्रिपलिंग वोट था, 3-3 वोट थे। बताइए किस आधार पे कोई चुनाव जीत पाएगा। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा वोट अगर कटा तो बीजेपी का कटा, और दूसरे दल का वोट नहीं कटा। बीजेपी की जीत का मंत्र यही हो गया था कि इतने बड़े पैमाने पे वोट उन्होंने बना रखे थे। उदाहरण देता हूं कि लखनऊ की जो महानगर है
उसकी हर विधानसभा में लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच वोट काटा गया। तो रोया कौन? बीजेपी रोई। हम लोगों ने अपनी वोटर लिस्ट पढ़ ली, अपने वोटर को पढ़ लिया कि हमारा वोट है कि नहीं। हमारा वही था, लेकिन वो गाजियाबाद में भी वोट था, वो नोएडा में भी वोट था, वो आपका लखनऊ में भी वोट था, कानपुर में भी था, और वही वोट जाके बलिया, गाजीपुर और देवरिया, मऊ में भी वोट वही था। इसलिए कटा। महानगर में सभी लोग रहते हैं, आपको पता है, गांव में भी वोट, शहर में भी वोट। तो जब बीजेपी का वोट कटा तो लगे छटपटाने। इसका एक उदाहरण देता हूं। कैंट विधानसभा बीजेपी सदैव जीत जाती है। बीजेपी से पहले कांग्रेस जीतती थी, रीता बहुगुणा जोशी जी। अब की ये डीसीएम साहब है उत्तर प्रदेश के, ब्रजेश पाठक, डीसीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डीसीएम का मतलब मैं वो नहीं कह रहा। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की विधानसभा में भी लगभग 2 लाख वोट कट गया। अब वो ढूंढ रहे हैं टार्च लेके कि किस विधानसभा से लड़ा जाए। इधर देखते हैं तो इधर भी 2 लाख कटा है, उधर देखते हैं तो उधर भी 2 लाख कटा है। जिस विधानसभा पे उनकी नजर पड़ रही है उस पर 2 लाख 1.5 लाख वोट कटा है। अब किस आधार पे जाए चुनाव लड़ने, उनकी समझ में ना आ रहा है। चूंकि हारे तो 35, जीते तो 35,000 से, वोट कट गया 2 लाख, तो कहां से चुनाव जीतेंगे? बीजेपी बेचैन। समाजवादी पार्टी अपनी वोट की काउंटिंग कर रही है, लगातार कर रही है। कुछ वोट रिकवर हुआ है, लगभग 2 करोड़ 4 लाख वोट फिर भी कटा है। कुछ रिकवर हुआ है, कुछ लोग छूटे थे, कुछ लोग नए वोटर बने, तो उतना कम होने के बावजूद भी 2 करोड़ से ज्यादा वोट कटा है। समाजवादी पार्टी उस पर पूरी तल्लीनता के साथ काम कर रही है। आज भी, कल भी, चुनाव के अंतिम दिन तक हमारी नजर सिर्फ वोटर लिस्ट पे। कोई नाम कटने नहीं देंगे, कोई फर्जी वोट जुड़ने नहीं देंगे। चुनाव आयोग की भी ऐसी की तैसी जेनजी ने सरकार की है, चुनाव आयोग की ऐसी की तैसी समाजवादी पार्टी कर देगी अगर उन्होंने बेईमानी की तो। हमारा पूरा सिस्टम तैयार है जी। अच्छा मनोज जी, एक चीज और बताइए, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? जैसे टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने 2 आरोप लगाए, ममता बनर्जी ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब काउंटिंग हो रही थी वहां पे जो टीएमसी के वर्कर्स थे उनको मार पीट के भगा दिया गया, ममता बनर्जी को भी चोट लगी। दूसरा, ये अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो हमने फॉर्म 17C में सीरियल नंबर था ईवीएम का और जिसमें काउंटिंग हुई वो सीरियल नंबर अलग था। भाई आप जानते हैं जब पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम होती है उसका एक सीरियल नंबर होता है जो 17C में सारे जो एजेंट्स हैं उनको दिया जाता है। तो टीएमसी ने कहा था कि भाई वो फॉर्म में और मिलाइएगा जब काउंटिंग के अंदर नंबर है टैली कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अभिषेक बनर्जी का ये आरोप था कि साहब वो नंबर ही डिफरेंट है। तो मतलब अगर वोट पड़ा एक ईवीएम में और काउंट हो गई दूसरी, और ये क्योंकि मानी बात है आज तो डबल इंजन की सरकार है और समाजवादी पार्टी के लोगों को पीट पीट के बाहर कर दिया, जैसे वहां कर दिया, बिजली चली गई, 4 घंटे वहां पे काउंटिंग रुक गई। इसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये तो एक रणनीति का हिस्सा, रणनीतियां बताई नहीं जाती हैं। लेकिन फिलहाल आपने इतनी बेबाकी से सवाल पूछा है तो मैं बेबाकी से जवाब दे दूं। व्यवस्थाएं तय हैं। बलिया के हमारे सांसद ने डीएम साहब से क्या कहा कि अगर बेईमानी किए तो या तो आप जिंदा निकलोगे या तो मैं जिंदा निकलूंगा, एक ही आदमी जिंदा निकलेगा। और ये बात सत्य है। 2027 की लड़ाई भी इसी आधार पर। हर काउंटिंग सेंटर पे अगर ये ईवीएम, वैसे तो समाजवादी पार्टी हर लेवल पे अपने बूथ एजेंटों को, अपने काउंटिंग को, सारे नंबर सब कुछ रख रहे। कोई अगर गलती से भी ले आया दूसरी वाशिंग मशीन और सोचे काउंट करा लें या फर्जी वोट डला लें तो फिर तो उसकी सत्यानाश होना तय है, उसको बचा कोई नहीं पाए। फिर चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारी जान चली जाए। क्योंकि जब हमारा लोकतंत्र ही लूट गया तो हम जी के क्या करेंगे? भारत माता को ही अगर बेड़ियों में जकड़ लिया तो ये जीने से क्या मतलब? हर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति के इस देश के पहले समाजवादी भगत सिंह बनने में देर नहीं लगेगा। वो कितनी भी ताकतवर सरकार हो, जनता ही तो गिराती है। और फिर एक बात याद रखिए, वोट 60% के ऊपर जाने वाला, कर ले बीजेपी जितना मर्जी बेईमानी कर, 60% का कौन सा तोड़, 40% से कौन सी बेईमानी करोगे? आपको याद होगा 2024 का चुनाव हम लोगों ने मार्जिनल सीटें जीती हैं। हरा हमको 10 सीटें वो गई हैं ना, फिर हम तो 50 के ऊपर निकल रहे थे। लगभग 55 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हम जीतने जा रहे थे, जहां 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 का मामला था, चाहे वो मेरठ का हो, अमरोहा का हो, अलीगढ़ का हो। इन सब जगहों पे बीजेपी ने हमको हरा दिया क्योंकि वहां मार्जिन कम था।
वहां बेईमानी हो गई, ठीक है, लेकिन मार्जिन 2 लाख के जीत के मार्जिन को आप नहीं कवर अप कर पाओ, कितने भी बड़े मशीनबाज हो, कुछ भी कर लो आप। तो समाजवादी पार्टी वोट परसेंटेज पे काम कर रही है और बहुत बड़े पैमाने पे काम होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई विधि काम आएगी। मशीनें अगर आप बदली गई तो डीएम साहब बदल जाएंगे, पद से नहीं, पता नहीं कैसे बदले जाएंगे, वो समय तय करेगा। जनता शकल बदल देगी या सूरत बदल देगी या सीरत बदल देगी, जनता तय करेगी। क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ना जानते हैं। ममता जी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उनको लगता था उनकी सत्ता है, लेकिन जब इतनी बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए और वहां के डीएम को, वहां के एसपी को नगण्य गिना गया और बाहर से लोग बुलाए गए और इस तरह चुनाव कराया गया, तो एक पश्चिम बंगाल का करा लिया, यहाँ का कराइएगा तो हम लोग भी जवाब देंगे। वो तो जवाब तो देंगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र लुटता हुआ छोड़ देगी समाजवादी पार्टी। हम संघी नहीं है जी। अच्छा मनोज जी, आखिरी प्रश्न पूछता हूं आपसे। ये हमारे बच्चों पे जो इस समय अत्याचार हो रहा है, आपने देखा कहीं पैलेट गन चल रही है, कहीं AK-47 चली, अब बच्चों को परेशान किया जा रहा है। एक पंडित जी हैं गाजियाबाद के, वो बरेली के 3 बच्चों को उन्होंने गालियां दी, पीटा। मतलब अब तो ये खुलेआम बजरंग दल के लोग जो हैं बच्चों को पीट रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। ये बच्चों को कैसे प्रश्रय देंगे, उनको आश्रय देंगे, उनको भरोसा देंगे? क्योंकि ये जनरेशन हमारी बड़ी महत्वपूर्ण जनरेशन है और ये हमारी ताकतवर जनरेशन है जिसने बड़े सत्ताधीशों को हिला दिया है। इनको कैसे आश्वासन देंगे कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं? देखिए, लोग कहते हैं संघी बड़े चतुर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, लेकिन वो चालाक कौवा वाला आपने उदाहरण जानते होंगे, मैं कहूंगा नहीं। ये चालाक कौवे हैं। अभी तो पेपर लीक पे जनता पूरे देश में बाहर आ गई, खासकर नौजवान, सिर्फ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़। अब अगर आप उसे हार्म पहुंचा रहे हो, आप गाली दोगे, मारोगे, मुकदमा लगाओगे, तो अगर कहीं राजनीतिक दलों ने कॉल कर दिया तो क्या होगा? अब किल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अगली बार प्रधानमंत्री जी की गद्दी खाली हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं। राजनीतिक दल, जैसे कहते हैं नहीं, राजनीति भारत की सदैव ही, एक बार इमरजेंसी की बात छोड़ दो तो पूरा न्यायिक तरीके से ही हमेशा सत्ता, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। अगर बीजेपी को बेशर्मी चढ़ी होगी तो दूसरा परिवर्तन भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राजनीतिक दल हैं, अभी सदन तो चल नहीं पा रहा है, आज भी मेरे ख्याल से बहुत बेहतर कोई स्थिति अभी नहीं हो पाई है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार थोड़ी सी भी समझदार होगी तो बहुत जल्दी जल्दी बिहार की तर्ज पे केस वापस लेगी। दिल्ली के भी लिखित में केस दिया और अभिजीत दीपके के जो CJP है उसने कहा भी है कि अगर हमारे केस वापस नहीं हुए, अत्याचार इस तरह बढ़ता रहा, तो हम दोबारा कॉल करके फिर धरने पे पूरे देश में। अब किसी जंतर मंतर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे तो फिर कॉल होगा तो फिर वो हर शहर में शुरू हो जाएगा। तो सरकार समझदार होगी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री समझदार होंगे तो ठीक है, नहीं समझदारी होगी तो 29 से पहले ही सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, इसमें अब दो राय नहीं, चूंकि रास्ता दिखा दिया है। वो अलग बात कि बड़े रास्ता छोटों को दिखाते हैं, इस बार छोटों ने रास्ता बड़ों को दिखा दिया है कि कैसे सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। बाकी बीजेपी के गुंडों का काम यही है, उनको तो नशा चढ़ा है, उन्होंने नशा कर रखा है इस बात का कि हम तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ योगी है, वहां मोदी है, पुलिस हमारा कुछ कर नहीं सकती, पुलिस हमारे इशारे पे नाचेगी। हाँ, तो अब हो सकता है उस नशे में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज को नोटेट किया जा रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ जिस दिन उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार बदलेगी, जाएंगे कहाँ रहने ये लोग, रहेंगे कहाँ? भाई हम तो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे और 9 साल, 9.5 साल रह लिए, ये कहाँ जाएंगे? जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा याद रखें, इनका घर जेल ही होगा, कोई नहीं बचा पाएगा इनको जेल जाना ही पड़ेगा। और एक बात आदरणीय चाचा जी ने कहा है, शिवपाल जी ने, कि सत्ता बनते ही 27 में बड़े बड़े खुलासे होंगे, कितनी जमानतें करानी पड़ेंगी इनको कि इनको जेल रहना ही उचित लगे। ये बात भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि आपने जो रास्ता दिखाया दूसरी सरकार उसी रास्ते पे जाएगी। आजम साहब उसका उदाहरण है, जमानत ही कराते कराते उनके 10 साल बीत गए। तो ये मत सोचिएगा ये परंपरा कहीं बंद होगी, अरे वो तो निर्दोष थे तो उनको 10 साल लग गए। मैंने कहा ना, मैं 3 बार बयान मैंने दिया कि आप जौहर यूनिवर्सिटी गिरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरा दो,
नहीं, अगर आपको डर है तो गिरा दो। लेकिन गोंडा से लेके गोरखपुर तक और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कॉलेज बचेगा नहीं भाजपाइयों का। हमें मालूम है कि कौन सा कॉलेज कितनी सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बने हैं। वो बाबा के मठ वाले भी जो 50 कॉलेज हैं उनके बारे में भी पता है, सब कागज है। और लैंड यूज तो चेंज नहीं कर पाओगे, जो दर्ज है सरकारी चरागाह दर्ज है, अगर उसमें आज आप स्कूल बना लिए हैं तो वो सरकारी वो दस्तावेज हटा नहीं पाओगे आप। तो गिरेंगे तो फिर सबके। और फिर मैं तो जानता हूं एक बात कि इस देश में सबसे ज्यादा और खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों के स्कूल है, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे हाई स्कूल हो, सबसे ज्यादा इन्हीं के। तो फिर समझना, एक एक यूनिवर्सिटी गिराओगे तो 20 यूनिवर्सिटी गिरेंगी, 20 तुम्हारे कॉलेज गिरेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि रास्ता तो आप ही बता रहे हो। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसी रास्ते पे हम भी चलेंगे। कोर्ट में भी यही जवाब देंगे, साहब ये तो पिछली सरकार में तो ऐसे ही होता था, हम भी उसी आधार पे कर रहे हैं। तो खैर, मेरा कहना समझ में आ गया कमिश्नर को। और जब मैंने कहा गोंडा से गोरखपुर तक, तो सब समझ गए, जितने हैं सब समझ गए कि यहाँ तो बड़ी मात्रा में है व्यवस्था। समझ में आ गया, वहां स्टे दे दिया। तो वो है, जिसके पास है व्यवस्था वो करेगा। वो बचाना होगा तो बचाना, नहीं एक गिराओगे तो 10 गिरेंगे। उसमें वो हम वो वाले थोड़ी नहीं कि एक हेमराज की गर्दन काटी है तो हम 20 गर्दन काट के लाएंगे। इसके बाद वो चुप मार के बैठ गए कि आप आओ हमारे शपथ ग्रहण समारोह में। गर्दन वाली बात तो हमने चुनाव जीतने के लिए करी थी, हम हेमराज का बदला नहीं लेना है। कहा अरे कोई ऑपरेशन सिंदूर में नहीं मरा। लेकिन जब पता किया गया, देश के रक्षा मंत्री ने सदन में ये बोला। आप कल्पना करो, यही बयान अगर कांग्रेसी कोई दे देता एज ए रक्षा मंत्री, समाजवादी कोई दे देता, तो ये मीडिया कौन सा नाच कर रहा होता पता है? कपड़े फाड़ फाड़ के नाच रहा होता कि देश की अस्मिता बर्बाद हो गई, रक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। 6 लोगों की जान गई और ये देश खामोश। खैर, जो इबारत बनाई है, जो इबारत लिखी है संघियों ने, वो इबारत अपनी भी लिखवाने के लिए तैयार रहेंगे। जनजी आपको नहीं बर्दाश्त करेगा और इस देश के राजनीतिक दल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ राजनीतिक दल हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं अखिल जी, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन लड़ना पड़ेगा। इकलौता नेता के लड़ने से लड़ाई नहीं होती। हमारे नेता कहें मैं लड़ूंगा और हमारे सेकंड दर्जे के नेता चुपचाप मांडोली करो। भाजपा से में नहीं लड़ पाएंगे। 43 सीटें हम हरा पाते। क्या कह रहे थे अभी, यहाँ बकर बकर एक मंत्री हैं, पीला पीला मेढक बारिश में जो होता है, वो कह रहे थे इनके सांसद टूटने जा रहे हैं। कहाँ टूटे? बताया नहीं कि टूट गए। अरे हमारे सांसदों के पास कोई फैक्ट्रियां नहीं है ना। हमारे सांसदों के पास अकूत दौलत नहीं है जो उनको बचानी है। वो महाराष्ट्र वाले लोगों को बचानी होगी तो वो जाएं। हाँ तो हमारे हैं, संत कबीर नगर के सांसद से आज जी पूछ लो कि तुम्हारे पास लखनऊ जाने के पैसे हैं, तो कहेगा नहीं है। मोहनलालगंज के सांसद से पूछो कि आपके पास पैसे हैं, नहीं है। आर के चौधरी से पूछ लीजिए आप, जिस गाड़ी से वो पहले चलते थे उसी गाड़ी से अभी भी चल रहे हैं। सांसद को कोई सरकारी गाड़ी तो मिलती नहीं, अपनी इनोवा से चल रहे हैं आज भी। कितने इनमें नाम गिनाऊं? आप वो छोटे लाल खरवार सोनभद्र राबर्ट्सगंज के सांसद है, पूछ लो, गायक कलाकार थे, आज भी गायक कलाकार हैं। कौन बना लिया उन्होंने? अरे 2-4 तो होंगे तो वो डरते नहीं इतना। उनको हमारे नेता ने हिम्मत दे रखी कि डरना मत, गलत काम करना मत और डरना मत। तो उन राजनीतिक दलों को जो देश में है, ऐसे लोगों को राजनीति में रखना चाहिए। जो राजनीति में ताकतवर आदमी की जरूरत नहीं है, हिम्मतवर आदमी की जरूरत है। जो ताकतवर होगा बहुत पैसे से, और डुल जाएगा, तुरंत निपट जाएगा। उसका उदाहरण अरविंद केजरीवाल साहब, सब ताकतवर बना दिए, सब चले गए छोड़। तो आपको पार्टी के लॉयल लोगों को राजनीति में आगे रखना चाहिए। बड़े लोगों को निश्चित तौर पे उनका भी योगदान है, लेकिन उनको ऐसी जगह रखिए जहां सरकार बनाने गिराने में दिक्कतें हैं। जी चलिए मनोज जी, बहुत अच्छी बात। मैं यही आश्वासन असल में चाहता था। मैं ये चाहता था 2027 में जो उत्तर प्रदेश में सत्ता बदले, उसके बाद थोड़ा ढीला पन्ना हो, क्योंकि पिछले 12 साल में बड़ा अन्याय हम लोगों ने सहा है। आप तो चलिए राजनीति में हैं, मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, एक अध्यापक हूँ और बड़ा सम्मान था मेरा। लेकिन पिछले 12 साल में इन लोगों ने इतनी अभद्रता की है और बेहूदगी की है
और इतना ज्यादा ट्रोल किया है, दुख होता था कि हम लोग गांधीवाद की बात करते थे, गोडसे का विरोध करते थे, लेकिन ये लोग बेहूदगी से। तो मुझे चलिए आज हिम्मत बढ़ी कि 2027 के बाद अखिलेश जी से भी कहिएगा 2027 के बाद जब सत्ता संभालें तो इनको वही दंड मिलना चाहिए जो इन लोगों ने शरीफ लोगों को दिया है, हमारे बच्चों को दिया है। और ये समाज ऐसा बने जिसमें कोई भी किसी पे दबंगई ना करे, प्यार मोहब्बत से देश चले, सब धर्म और जाति मिलजुल के चले और भारत माता को फिर मजबूत बनाएं जैसा पहले था, जो इन्होंने 12 साल में बर्बाद कर दिया। चलिए मनोज जी, बड़ा आश्वासन मिला, बड़ा ढांढस मिला, आपसे बात करके मुझे हिम्मत बढ़ी कि 2027 के बाद शायद उत्तर प्रदेश के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद।